जीवन की धूप छांव में कुछ घर ऐसे होते हैं जहां खुशियां दस्तक तो देती हैं, लेकिन चौखट पर ही ठिठक कर रह जाती हैं। ऐसा ही एक घर था सावित्री का। 5 साल पहले पति के अचानक चले जाने के बाद सावित्री के जीवन का सूरज जैसे अस्त हो गया था। समाज के ताने, तंगहाली और अकेलेपन ने उसकी आंखों के आंसू सुखाने नहीं दिए। लेकिन इसी ढलती शाम में एक उम्मीद का दिया जल रहा था। उसकी बेटी अनन्या। अनन्या सिर्फ 21 साल की थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे उम्र से पहले बड़ा और समझदार बना दिया था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस दुनिया में अकेले जीना इतना मुश्किल क्यों है? कोई नहीं है जो हमारी सुध ले। लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, सिर्फ तमाशा। माँ, फिर से? तुम फिर से कमरे का दरवाजा बंद करके रो रही हो? नहीं, नहीं तो बिटिया, कहाँ रो रही हूँ? वो बस आंख में कुछ चला गया था। तू आ गई? थक गई होगी, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। माँ, मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हारी लाल आंखें और ये कांपती हुई आवाज सब कुछ कह रही हैं। मुझे बताओ, आज फिर क्या हुआ? क्या ताऊ जी आए थे या फिर नीचे रीना आंटी ने कुछ कहा? अनन्या, तेरे ताऊ जी आए थे। कह रहे थे कि ये मकान खाली करना पड़ेगा। उनके बेटे की शादी है और उन्हें इस हिस्से की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तेरे पापा के जीते जी जो कर्ज लिया था वो अभी तक चुकता नहीं हुआ है। अगर हम मकान खाली नहीं करेंगे तो वो पंचायत बुलाएंगे। समाज में हमारी थू थू होगी बिटिया। ताऊ जी का तो काम ही यही है माँ। जब भी उन्हें पैसों की भूख लगती है वो हमें डराने आ जाते हैं। पापा के जाने के बाद उन्होंने हमारी एक पैसे की मदद नहीं की और आज हक जताने आ गए। ऐसा मत बोल अनन्या, वो बड़े हैं, समाज उन्हीं की सुनेगा। एक अकेली औरत और एक जवान लड़की, हम दोनों का इस दुनिया में कौन है? लोग बातें बनाएंगे। मुझे तो डर लगता है कि कहीं तेरी शादी से पहले ही हमारी इज्जत मटिया मेट न हो जाए। सावित्री का रोना सिर्फ उस मकान के छिन जाने का डर नहीं था, ये डर था उस समाज का जो अक्सर कमजोर को और दबाने की कोशिश करता है। लेकिन अनन्या के कंधे भले ही छोटे थे, उसका हौसला आसमान जितना बड़ा था। उसने अपनी माँ के कांपते हाथों को अपने हाथों में लिया। माँ, मेरी तरफ देखो, आंखें मिलाओ मुझसे। क्या है बेटा? तुम हर बात पर ये क्यों कहती हो कि हमारा कौन है? मैं हूं ना माँ, मैं तुम्हारी बेटी भी हूँ और तुम्हारा बेटा भी। क्या पापा ने तुम्हें सिर्फ रोना सिखाया था? नहीं, तेरे पापा तो कहते थे कि सावित्री बहुत बहादुर है, पर उनके जाने के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई अनन्या। जब भी कोई ऊंची आवाज में बात करता है, मेरा कलेजा कांप जाता है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुझे खो न दूं, कहीं तेरा भविष्य खराब न हो जाए। जब तुम रोती हो ना, तो सामने वाले की ताकत दुगनी हो जाती है। ताऊ जी तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि वो थोड़ा सा डराएंगे और तुम घुटने टेक दोगी। तुम रोना बंद करो, आंसू पोंछो अपने। लेकिन बेटा, वो जो कर्ज की बात कह रहे हैं? पापा के सारे कागजात मेरे पास सुरक्षित है। पापा ने अपनी डायरी में एक एक पाई का हिसाब लिखा था। ताऊ जी ने पापा से उल्टा पैसे उधार लिए थे, जो उन्होंने कभी नहीं लौटाए। हमारे पास सारे सबूत हैं। सबूत? पर तूने मुझे कभी नहीं बताया। क्योंकि मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी। मैं चाहती थी कि पहले मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, ताकि जब हम उनके सामने खड़े हों तो हमारे पास खोने के लिए कुछ न हो। अगले महीने मेरा इन्फोसिस का ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है माँ। हमारी तंगी के दिन खत्म होने वाले हैं। समय बीतता है, लेकिन मुश्किलें इतनी आसानी से रास्ता नहीं छोड़ती। अगले दिन दोपहर का वक्त था। सावित्री घर के बाहर कपड़े सुखा रही थी, तभी पड़ोस की रीना आंटी वहां आ धमकती हैं। रीना का काम था घर घर की खबरें लेना और नमक मिर्च लगाकर पेश करना। अरे सावित्री बहन, राम राम। बड़ी फुर्ती में हो आज। हाँ रीना बहन, बस घर के काम निपटा रही थी। बैठो ना। अरे बैठने का समय कहाँ है बहन, बस तुमसे एक बात पूछनी थी। वो बाजार में तुम्हारे जेठ जी रमेश भाई साहब मिल गए थे, बड़े गुस्से में थे। कह रहे थे कि तुम लोग मकान पर कब्जा जमाए बैठी हो और खाली नहीं कर रही हो। सच है क्या? नहीं रीना बहन, ऐसा नहीं है। वो दरअसल देखो सावित्री, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। समाज में रहकर अपनों से बैर अच्छा नहीं होता। आखिर कल को अनन्या की शादी करनी है। अगर कोर्ट कचहरी या पंचायत का चक्कर हुआ तो कोई अच्छे घर का लड़का तुम्हारी लड़की से शादी नहीं करेगा। बदनामी तो लड़की वाले की ही होती है ना। रीना आंटी,
राम राम। हमारी शादी और बदनामी की चिंता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप थोड़ी गलत जानकारी लेकर आई हैं। अरे अनन्या, तुम कब आई? मैं तो बस तुम्हारी माँ को समझा रही थी। आंटी, समझाने और डराने में थोड़ा फर्क होता है। ताऊ जी बाजार में जो रायता फैला रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं। जिस मकान को वो अपना बता रहे हैं उसके कानूनी कागजात मेरे पापा के नाम पर हैं। और रही बात मेरी शादी की, तो मैं अपनी शादी के लिए किसी ऐसे परिवार को नहीं चुनूंगी जो मेरे परिवार की कानूनी लड़ाई को देखकर पीछे हट जाए। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूँ, मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो गुस्सा ही हो गई। मैं तो बस एक पड़ोसन के नाते। मुझे पता है आंटी, और एक अच्छी पड़ोसन के नाते अगली बार जब ताऊ जी आपको मिले तो उनसे कह दीजिएगा कि अनन्या ने कोर्ट के नोटिस के कागज तैयार करवा लिए हैं। अगर उन्होंने दोबारा मेरी माँ को परेशान किया तो मानहानि का केस सबसे पहले उन्हीं पर होगा। अच्छा, मेरा दूध उबल रहा होगा। मैं चलती हूँ सावित्री। रीना के जाने के बाद आंगन में सन्नाटा पसर गया। सावित्री अपनी बेटी को फटी आंखों से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो बच्ची कल तक उसकी गोद में खेलती थी, आज वो समाज के तीखे तीरों को ढाल बनकर रोक रही है। अनन्या, तूने रीना से इतनी बड़ी बात कह दी, वो पूरे मोहल्ले में ये बात फैला देगी। फैलाने दो माँ, कम से कम अब कोई तुम्हें कमजोर समझकर डराने की हिम्मत नहीं करेगा। माँ, तुम कब तक इस समाज के डर से रोती रहोगी? अगर आज पापा होते तो क्या वो तुम्हें इस तरह रोने देते? तेरे पापा तो बहुत हिम्मत वाले थे, पर मैं डर जाती हूँ। जब वो लोग कहते हैं कि लड़की की शादी नहीं होगी तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। माँ, एक बात कान खोल कर सुन लो। मेरी शादी मेरी कामयाबी के बाद होगी, और वो भी मेरी मर्जी से। मैं किसी ऐसे इंसान के घर नहीं जाऊंगी जो मेरे आत्मसम्मान की कद्र न करे। और तुम मेरी माँ हो। तुमने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। तुमने कभी चोरी नहीं की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर ये नीची निगाहें क्यों? ये आंसू क्यों? मुझे हमेशा लगता था कि मैं अकेली हूँ, पर आज लग रहा है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, और उस ताकत का नाम है अनन्या। अब चलो, रोना बंद करो और मुझे अच्छी सी चाय बनाकर पिलाओ। बहुत भूख लगी है। दिन बीतते गए। अनन्या की बातें सिर्फ खोखले दावे नहीं थे। उसने सचमुच एक वकील से बात करके सारे दस्तावेज तैयार कर लिए थे। लेकिन रमेश इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। एक शाम जब आसमान में काले बादल घिरे थे और हल्की बूंदें गिर रही थीं, रमेश कुछ लोगों को लेकर सावित्री के घर आ धमका। सावित्री, दरवाजा खोल। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। अनन्या, देख, तेरे ताऊ जी आए हैं। उनके साथ मोहल्ले के 2-3 लोग भी हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा माँ, तुम बस शांत रहना। आइए ताऊ जी, राम राम। और आप लोग भी आइए, अंदर बैठिए। हमें यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं है। सावित्री, कहाँ है तेरी माँ? बुलाओ उसे बाहर। आज पंचायत के लोग आए हैं। ये मकान तुम्हें इसी हफ्ते खाली करना होगा। बहुत हुआ तुम लोगों का नाटक। भाई साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में? कहाँ जाओगी ये देखना मेरा काम नहीं है। मेरे भाई ने जो कर्ज लिया था वो चुकाया नहीं। ये मकान बेचकर मैं अपना कर्ज वसूल करूंगा। ताऊ जी, जरा तमीज से बात कीजिए। और आप जो ये पंचायत के लोगों को लाए हैं, उन्हें भी जरा सच जानने का मौका दीजिए। लड़की, तू बड़ों के बीच में मत बोल। अपनी माँ को समझा। इसके पापा ने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे बीमारी के इलाज के लिए। ओहो, 2 लाख रुपए? ताऊ जी, मेरे पापा की जो डायरी है उसमें सन 2021 की एक एंट्री है, तारीख 14 मार्च। उसमें लिखा है कि रमेश भाई साहब ने अपनी बेटी की शादी के लिए पापा की फिक्स डिपॉजिट तुड़वाकर 3,000 रुपए उधार लिए थे, और उस पर हस्ताक्षर भी आपके ही है। क्या मैं वो डायरी और वो साइन इन पंचों को दिखाऊं? क्या बकवास कर रही है? वो तो अलग बात थी। मैंने वो पैसे लौटा दिए थे। कहाँ है रसीद? दिखाइए। हमारे पास कोर्ट के स्टैम्प पेपर पर आपके हस्ताक्षर हैं। और सुनिए, ये जो मकान है इसके पेपर जरा ध्यान से देखिए। काका जी, आप ही देखिए। ये मकान मेरे दादाजी ने वसीयत में साफ साफ शब्दों में मेरे पापा के नाम किया था। इस पर ताऊ जी का कोई कानूनी हक नहीं है। अरे रमेश, ये लड़की तो सही कह रही है।
कागज तो साफ है। वसीयत में ये हिस्सा अनन्या के पापा सोहन के नाम ही है, और ये दस्तखत भी तुम्हारे ही लग रहे हैं, पैसों वाले। अरे काका, आप इस कल की छोकरी की बातों में आ रहे हैं। ये तो जालसाजी है। जालसाजी हम नहीं, आप कर रहे हैं ताऊ जी। एक विधवा और एक अनाथ लड़की को बेसहारा समझकर आप पिछले 5 सालों से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरी माँ रोज रोती थी आपकी वजह से, लेकिन अब और नहीं। मैंने इस शहर के महिला पुलिस थाने में डोमेस्टिक वायलेंस और हरासमेंट की शिकायत की ड्राफ्ट कॉपी तैयार कर ली है। अगर आप इस वक्त इस घर से बाहर नहीं निकले तो अगली सुबह आपकी कोर्ट में पेशी होगी। सावित्री, देख अपनी बेटी के लक्षण। बड़ों को जेल भेजने की धमकियां दे रही है। समाज थूकेगा तुम पर। भाई साहब, अब तक मैं चुप थी क्योंकि मैं आपके भाई की इज्जत करती थी, लेकिन आज मेरी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। समाज अगर थूकेगा तो उस इंसान पर थूकेगा जो एक बेसहारा परिवार का हक मारना चाहता है। मेरी बेटी जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। आप अभी के अभी मेरे घर से निकल जाइए। अच्छा, तो ये बात है। चलो भाई लोगों, यहाँ रहना ही बेकार है। देख लूंगा मैं भी तुम्हें। रमेश और उसके साथियों गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर जाने लगते हैं। तूफान आया और चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा सन्नाटा जो सुकून देने वाला था। घर के अंदर अब डर की कोई जगह नहीं थी। सावित्री सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। माँ, तुम ठीक हो ना? तुम फिर से रोने तो नहीं वाली? हाँ अनन्या, मैं रो रही हूँ, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं हैं, ये खुशी के आंसू हैं। आज मुझे एहसास हुआ कि जब तक मेरे पास तेरे जैसी समझदार और बहादुर बेटी है, इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रुला नहीं सकती। माँ पापा हमेशा कहते थे कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बेटियां जरूरत पड़ने पर घर की दुर्गा भी बन सकती है। अब से हमारा घर सिर्फ खुशियों का घर होगा। हाँ मेरी बच्ची, आज से तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी गुरु भी है। तूने मुझे सिखाया कि रोने से मुश्किलें हल नहीं होती, बल्कि उनका सामना करने से रास्ते खुलते हैं। समाज अक्सर बेटियों को पराया धन या कमजोर समझता है, लेकिन जब एक बेटी समझदार और साहसी हो जाए तो वो ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी माँ का और पूरे घर का स्वाभिमान बदल देती है। सावित्री की आंखों के आंसू अब इतिहास बन चुके थे और अनन्या की समझदारी ने उनके भविष्य को एक नई और सुनहरी दिशा दे दी थी।